प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को किया संबोधित। किसानों को एमएसपी जारी रखने का दिया भरोसा। कहा, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू कर किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया। कृषि कानून पर राजनीति कर रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों को किया है गुमराह। अगले 10 सालों में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे होंगे ट्रांसफर। पीएम मोदी ने उद्योग जगत से भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान देने का किया आग्रह। कहा, अपना निवेश और बढ़ाकर देश की सेवा में दे योगदान। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को किया दिल्ली तलब। पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। आज पार्टी के विधायक शीलभद्र दत्ता ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी प्रमुख को लिखे खत में इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, देश का निजी उद्योग रक्षा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए उत्साहित। सीडीएस ने कहा, भविष्य में होने वाले युद्धों में स्वदेशी हथियारों से मिलेगी विजय। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज्यादा। भारत दुनिया में कोरोना से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के लिए कक्षाएं शुरू। और क्रिकेट में एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने दिखाया कमाल। 166 रनों पर उखाड़े ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन में होने वाले किसान महासम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक बार फिर से कहा कि एमएसपी ना बंद होगी ना ही खत्म होगी। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वे कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ
इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को उन लोगों से भी जवाब मांगना चाहिए जो लोग अपने घोषणा पत्र में सुधारों के वादे तो करते रहे पर मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसान उनकी प्राथमिकता में नहीं था। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम ने यह भी कहा कि ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन फल सब्जियों का सही भंडारण ना हो तो बहुत नुकसान होता है। करीब 1 लाख करोड़ के फल सब्जियां इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। पहले से लेकर बेहद उदासीनता थी, लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता देश में कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर बनाना है। कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन फल, सब्जियां, अनाज उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के 1600 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। तकनीक के माध्यम से ये संभव हुआ है। भारत ने जो आधुनिक व्यवस्था अपनाई है, दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है और आज तक सरकार ने जितने भी फैसले कृषि और किसानों को लेकर किए हैं उससे हमेशा ही किसानों का फायदा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों में जो सुन रहे हैं, ब्लॉक स्थान पर सुन रहे हैं,
जिला में सुन रहे हैं किसान भाइयों, बिल्कुल मत घबराना, ये खरीदी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, किसान लगातार आगे बढ़ेगा और मोदी जी के आशीर्वाद से खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसके बिना रुकने वाले नहीं है। और नए कृषि कानूनों का अब फायदा भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश यादव, जो पहले अपनी गोभी की फसल की बेहद मामूली कीमत मिलने के चलते उसे खेत में ही जोतने को मजबूर थे, अब उसी गोभी को कई गुना कीमत पर बेच रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्देश के बाद सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों ने उस किसान से संपर्क किया। इसके बाद उस किसान को अपनी गोभी की बेहतर कीमत मिल गई। कृषि को लेकर जो 3 नए कानून बने हैं उसके लाभ अब देश के कई हिस्सों में दिखाई देने लगे हैं और किसानों को इसका फायदा भी मिलने लगा है। एक उदाहरण समस्तीपुर में आया जहां पर किसान ने गोभी दिल्ली में बेची और उसे बहुत फायदा हुआ। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। सर, एक तरफ जहां कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, एक आंदोलन हो रहा है, वहीं अब इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो नए कृषि कानून है उससे फायदा हो रहा है। देखिए, नया कृषि कानून क्या कहता है? वर्तमान मंडी समाप्त नहीं होगी, इन किसानों को मंडी में ही बेचने की मजबूरी नहीं होगी। वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है या मंडी के बाहर बेच सकता है। अब टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या हो रहा है ये मैं बता दूं आपको। समस्तीपुर के किसान की बात की, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है तो लगभग 80,000 था जब हमारी सरकार आई थी, अब उनकी संख्या हो गई है लगभग 4 लाख। वो हर ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवाएं देते हैं, छोटे कस्बों में देते हैं, ज़मीन का रिकॉर्ड, पासपोर्ट बनाना, डिजिटल लिटरेसी करना, डिजिटल पेमेंट करना। मैंने कानून विभाग में उनको डिजिटल ये कानूनी राय लोगों को मिल पाए, प्री लिटिगेशन एडवाइस, इसमें लगाया है। उन्होंने एक एग्रीकल्चर ऐप बनाया है एक प्राइवेट इनोवेटर के साथ मिलकर करके, उसके माध्यम से आपको वो एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ देते हैं। तो समस्तीपुर के नौजवान की कहानी मुझे बताई गई कि उसकी गोभी बिक नहीं रही थी तो अपनी गोभी पर वो ट्रैक्टर चला रहा था। तो मैंने कहा सीएससी जाओ उसकी मदद करो। वो गए, उस ऐप से उनको दिल्ली के बाजार से जोड़ दिया, स्वयं दिल्ली के बाजार अपने ट्रक लेके पहुंच गए, उसकी 4000 किलो गोभी खरीद लिया और जो 1 रुपये किलो में नहीं बिक रही थी उसको उन्होंने 10 रुपये प्रति किलो में खरीदा और 40,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर दिया। और समस्तीपुर की गोभी दिल्ली के व्यापारी ने खरीदा और इलाहाबाद में बिक गई। यही तो है डिजिटल इंडिया, और ऐसा बहुत जगह हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखें, जो फल और सब्जियों में कहीं भी किसान बेचे और इस तरह के बाजार खुद चलकर पहुंचे किसान के खेतों तक, तो ये संभव हो पाया है कि नया कृषि कानून इसमें एक तरह से मददगार साबित हुआ है। किसानों को, छोटे किसानों को, मझोले किसानों को अवसर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों मंडी के चंगुल में ही वो त्रस्त रहें? अब आपको बताऊं, गुजरात में भारत के आलू उत्पादन का 28% होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के स्तर का आलू बनाना शुरू कर दिया है, खूब पैसे कमा रहे हैं। मैं चाहूँगा दूरदर्शन की टीम जरा बुलंदशहर के आसपास जाए और टिकरी बॉर्डर के आसपास जाए, वहाँ के किसान किस तरह से गाजर उपजा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कंपनी भेजती है और लाखों कमा रहे हैं। हमारे बिहार के औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उपजाया जा रहा है। कलकत्ता के व्यापारी आते हैं और उनको कैश पेमेंट करते हैं, बढ़िया, या डिजिटल पेमेंट करते हैं। जहाँ पर धान और गेहूं एकमात्र फसल थी। किशनगंज में पाइनएप्पल की खेती हो रही है, पूर्णिया में केले की खेती हो रही है, और इस कोविड में त्रिपुरा में जहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाइनएप्पल, अनानास पैदा होता है, वहाँ के किसान को 1 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा था। हमने इसी सीएससी के माध्यम से उनको मुंबई और दुबई के बाजार से जोड़ दिया, उनको 10 रुपये किलो मिलने लगा। तो जो टेक्नोलॉजी नए अवसर पैदा कर रही है और जो बाजार नए अवसर पैदा कर रहे हैं, तो किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यही तो है बड़े सवाल। और ये कानून किसानों को बंधनों से मुक्त करता है, किसानों के उम्मीदों पर पंख लगाता है, और हमारा पूरा विश्वास है कि इस कानून के माध्यम से देश के किसानों की आमदनी दुगनी होगी।
कृषि मंत्री ने चिट्ठी भी लिखी, पत्र भी लिखा और किसानों से कहा कि तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में कहा था कि नहीं कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंडी कानून को समाप्त कर देंगे और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी देंगे। 2013 के नवंबर में राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी कि नहीं, जिसमें निर्णय हुआ था कि हम फल और सब्जी को मंडी से मुक्त कर देंगे। 2005 में शरद पवार ने उस समय के तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था कि मंडी कानून को उदारवादी बनाइए, किसानों के लिए निजी पूंजी निवेश कराइए और जो नहीं करेगा हम केंद्र सरकार से उनको फंडिंग करना बंद करेंगे। 2005 की सरकार के पीछे कौन कौन खड़े थे? कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, लालू जी की पार्टी, मुलायम जी की पार्टी, ममता जी की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, सब खड़े थे। तो उस समय आपने रोका क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2007 में हरियाणा में किसने शुरू की? हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। बाकी कई जगह कांग्रेस सरकारों ने शुरू की, भाजपा की सरकारों ने शुरू की। और अभी जो नीति आयोग की एक कमेटी बनी थी 2019 में देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, संयोजकत्व में, उसके मेंबर से कौन कौन? अमरिंदर सिंह और कमलनाथ उस समय के मुख्यमंत्री थे। और क्या कहा सबों ने कि किसानों को नए अवसर होना चाहिए और मंडी के बाहर आना चाहिए, पूंजी निवेश आना चाहिए। तो जो काम आप कहते थे नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं क्योंकि यही किसानों के हित में है। 20 साल से एक प्रकार से इसमें सर्वसम्मति थी। तो सवाल यह है कि किसानों का हित या राजनीतिक दलों का राजनीतिक हित, टकराव इसी में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि समस्तीपुर का जो किसान है जिसकी गोभी दिल्ली में बेहतर कीमत पर बिकी है, उदाहरण है कि किस तरह से जो नया कृषि कानून है उसका फायदा अब देश भर के किसानों को मिल रहा है। और जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं दरअसल वो राजनीतिक हित साध रहे हैं, किसानों के हित की चिंता नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार के कृषि कानून के किसानों को होने वाले फायदों के विषय में बताने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ पहुंची। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अमेठी में 50 साल राज कर गांधी परिवार ने किसानों की जमीन हड़पी है। ये परिवार अब किसान हित की बात कर रहा है। क्या ये लोग किसानों को इंसाफ दिलाएंगे? किसानों को हक दिलाने का काम केवल मोदी सरकार ने किया है। जो कर्ज तले दबे जा रहे थे उनको नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से न सिर्फ कर्जा माफ किया गया बल्कि देश के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया, 10 साल का 60,000 रुपया देने वाला अगर कोई नेता इस देश में आया तो नरेंद्र मोदी आया। आज किसान भाइयों से कहना चाहती हूं, इस 1.5 वर्ष में 14 करोड़ देश के किसानों को 93,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने बैंक के खाते में पहुंचाया तो मोदी ने पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी या सपा ने नहीं पहुंचाया। और भाजपा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। इसका अंदाजा देश की जनता इसी बात से लगा सकती है कि केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 66,320 रुपए में एक खरीदा। साथ ही केजरीवाल सरकार ने आपदा को अवसर में बदल डाला। दिल्ली सरकार के इस भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दे और भाजपा इसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, खुला भ्रष्टाचार करती है, सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, सिर्फ अपने फोटो के लिए सारा दिन झूठ बोलती है। ये वो सरकार है जिसने दिल्ली को पूरी तरीके से ठगा है। जब छोटे से ऑक्सीमीटर की खरीदारी में इतनी बड़ी बेईमानी हुई है तो बाकी सब जगह पे क्या हुआ होगा ये हमको पता लगाना है। तो हम कहते हैं कि केजरीवाल जी सामने आए, उत्तर दें, सीबीआई की जांच कराएं और बताएं कि कैसा मॉडल उन्होंने दिल्ली के लिए खड़ा किया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किया है। दोनों अधिकारियों को राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। गृह मंत्रालय में आज शाम बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से जवाब मांगा था। उन्हें बाद में दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया था।
और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। गुरुवार को टीएमसी के बागी विधायक शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद एक और वरिष्ठ नेता शीलभद्र दत्ता ने भी इस्तीफा सौंप दिया। शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक है। वहीं तृणमूल कांग्रेस में बड़े नेताओं के बागी होने के बाद पार्टी की चिंता बढ़ने लगी है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर को लेकर बीजेपी के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि अभी उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, पवन सिंह, अर्जुन सिंह, कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी से मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमों की जांच राज्य पुलिस की बजाय स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। उनका आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट के कारण आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस भेजा है। अदालत ने दोनों को कथित रूप से न्यायपालिका और न्यायाधीशों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना करने वाली याचिका के जवाब में ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को DRDO पुरस्कार से नवाजा। साथ ही उन्हें DRDO निर्मित भारतीय समुद्री स्थिति जागरूकता प्रणाली को नौसेना प्रमुख और सीमा निगरानी प्रणाली BOSS को सेना प्रमुख के हाथों सौंप दिया। रक्षा मंत्री ने DRDO में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया को अस्त्र MK1 BVR-2 एयर मिसाइल का एक मॉडल सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में वैश्विक परिस्थितियों के साथ साथ रक्षा के समीकरण बदल रहे हैं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में देश के ऊंची उड़ान भरने की वकालत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए DRDO की अहम भूमिका होगी। वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और साथ ही साथ जो डिफेंस के इक्वेशंस होते हैं, रक्षा के जो समीकरण होते हैं, यह भी तेजी के साथ बदल रहे हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं समझता हूं कि कहना यह मेरा रक्षा मंत्री होने के नाते फर्ज है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अस्त्र पहली स्वदेशी रूप से विकसित BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे Su-30, LCA और MiG-29 के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इस मौके पर CDS जनरल विपिन रावत ने कहा कि यदि भविष्य में युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो हम इसे स्वदेशी हथियारों के माध्यम से जीत लेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी बहुत प्रोत्साहित है। उनको आपका सहयोग चाहिए। जिस प्रकार से आप काम करते आए हैं, अगर इसी तेजी से आप आने वाले सालों में काम करते रहेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत शीघ्र हम जो अगला युद्ध लड़ने जा रहे हैं, या अगर हमारे को युद्ध की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान में बनाए गए हथियार और असला से लड़कर विजयी निकलकर उभरेंगे। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 95,20,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.40% हो गई है। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 31,087 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के क्षेत्र में कई मकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए अब तक 15,18,18,646 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,13,406 सैंपल कल टेस्ट किए गए। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो विश्व में संक्रमण के मामले 7,52,00,000 से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं इस संक्रमण से अब तक 16,67,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।
कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,76,00,000 के पार जा पहुंची है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 3,17,000 को पार कर गया है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 71,11,000 से ज़्यादा हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,84,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं यूरोपीय देशों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। फ्रांस में कोरोना से कुल 24 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं स्पेन में करीब 18,05,000 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 48,000 को पार कर गया है। और फिजी में चक्रवाती तूफान यासा के बुआ प्रांत से टकराने के बाद तूफानी हवाओं के साथ तेज मूसलाधार बारिश हुई। श्रेणी 5 के तूफान के कारण हुई बरसात से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिजी सरकार द्वारा जारी वीडियो में तूफान से हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़कों पर जल भराव को दिखाया गया है। फिजी ने चक्रवात को लेकर कल प्राकृतिक आपदा की स्थिति की घोषणा की थी और 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का आदेश दिया था। खराब मौसम के कारण सहायता समूहों को मदद पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण की तरफ बढ़ने के बाद चक्रवाती तूफान कमजोर होकर श्रेणी 2 का रह गया है। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट का आज दूसरा दिन है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 183 रन बना लिए हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड और जो बर्न्स जसप्रीत बुमराह की गेंद पर LBW हुए। स्टीवन स्मिथ को 1 रन बनाते ही आउट कर अश्विन ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड को भी अश्विन ने 7 रन पर अपनी ही गेंद पर लपका। अपना पहला टेस्ट खेल रहे ग्रीन भी अश्विन का ही शिकार बने। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 244 रन बनाए। भारत ने आज 6 विकेट पर 233 रन से आगे खेलना शुरू किया। टीम अपने पहले दिन के स्कोर में सिर्फ 11 रन ही जोड़ सकी। और ऑस्ट्रेलिया की जो पहली पारी है वो 191 रन पर सिमट गई है। भारत की पहली पारी 244 रन पर सिमटी थी और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पहली पारी में सिमट गई है। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।